नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में। बताऊंगा कि डॉक्सीसाइक्लिन क्या होती है, यह कौन कौन से ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाती है, यह कैसे काम करती है, इसके लिए कितने डोज दिया जाता है और कहां कहां पर इसका उपयोग किया जाता है और इसके क्या नुकसान होते हैं, तो वो सब मैं इस वीडियो में बताऊँगा। यदि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देख सकते हैं। चलिए जानते हैं डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्सीसाइक्लिन क्या होती है। डॉक्सीसाइक्लिन एक सिंथेटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दी जाती हैं। यानी किसी को जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा तो उसको ठीक करने के लिए हम जो दवाई देंगे उसे बोलते हैं एंटीबायोटिक। अब बैक्टीरिया भी दो टाइप्स के होते हैं, जैसे कोई ग्राम नेगेटिव होता है, कोई ग्राम पॉजिटिव होता है, दो टाइप्स के बैक्टीरिया। तो यह क्या करती है, यह जो डॉक्सीसाइक्लिन क्या करेगी, जो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन होगा उसे ठीक करती है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक की कई सारी क्लास होती हैं, ठीक है। तो उनमें से एक क्लास होती है टेट्रासाइक्लिन, तो उस क्लास से डॉक्सीसाइक्लिन बिलोंग करती है। डॉक्सीसाइक्लिन की जो क्लास होती है वो होती है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन कैसे बनती है, तो टेट्रासाइक्लिन का जो डराइव किया जाता है एक बैक्टीरिया क्लास होती है स्ट्रेप्टोमाइसीसिलिकलर, तो इस क्लास से इसको ड्राइव किया जाता है, फिर उसके बाद डॉक्सीसाइक्लिन को बनाया जाता है। डॉक्सीसाइक्लिन एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है, तो बिना इसके इसे यूज नहीं करना चाहिए। डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल और इंजेक्शन के फॉर्म में आती है। अब जानते हैं कि डॉक्सीसाइक्लिन कौन कौन से ब्रांड नेम से मिलती है। वैसे तो ये अपने डॉक्सीसाइक्लिन जेनरिक नेम से भी मिल जाती है, लेकिन जो पॉपुलर ब्रांड नेम है जैसे कि डॉक्सीसिप 100, डॉक्सीसेप्ट LV, डॉक्सीजैम, बाकी ये जो नेम है ये अकॉर्डिंग टू एरिया भी चेंज हो सकते हैं। तो आप बस इतना याद रखना, डॉक्सीसाइक्लिन इसका जेनरिक नेम, तो इसी के आधार पर आप कहीं से भी इसे परचेज कर सकते हैं और आसानी से मिल जाएगी। अब जानते हैं यह कैसे काम करती है। तो काम करने के आधार पर एंटीबायोटिक दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है बैक्टीरियोस्टेटिक और एक होती है बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टेटिक ऐसी एंटीबायोटिक होती हैं जो बैक्टीरिया की वृद्धि या बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकती हैं, और बैक्टीरियोसाइडल वो दवाई होती हैं, वो एंटीबायोटिक होती हैं जो कि बैक्टीरिया को मार देती हैं, ठीक है। तो डॉक्सीसाइक्लिन क्या है, बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक है। तो ये क्या करती है, जो बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसे रोकती है। जानते हैं कैसे रोकती है। तो मान लो ये है बैक्टीरिया की सेल, ठीक है। तो बैक्टीरिया की सेल में ये क्या करेगी, तो 30S सब यूनिट होती है यहाँ पर अटैच हो जाएगी। जब किसी को बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया तो उसको ये दी, मान लो किसी को डॉक्सीसाइक्लिन दे दी, तो ये क्या करेगी, 30S सब यूनिट होती है उस पर अटैच हो जाएगी, ठीक है, ब्लैंड हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, ब्लॉक कर देगी tRNA से mRNA के बनने को ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से जो पेप्टाइड, ये जो है ना पेप्टाइड की चेन है, ये अभी यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसलेशन की प्रोसेस भी बंद हो जाएगी। ट्रांसलेशन की प्रोसेस वो होती है जो बैक्टीरिया प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस भी नहीं हो पाएगी। जब प्रोटीन नहीं बन पाएगी तो बैक्टीरिया की सेल की ग्रो भी नहीं हो पाएगी। अगर बैक्टीरिया की सेल की ग्रो नहीं हो पा रही है तो बैक्टीरिया भी ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करती है और बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकती है। अब इसके डोज की बात करें तो सबसे पहले जानते हैं इसका रूट क्या रहता है। तो इसको ओरली लिया जाता है और इंट्रावेनसली यानी मुंह के द्वारा इसको खाया जाता है या लिया जाता है, और इंट्रावेनसली इंजेक्शन आते हैं उसके थ्रू इसको लिया जाता है। इसका एडल्ट में डोज रहता है वो रहता है, अगर किसी को पहले दिन में देनी है तो पहले दिन में इसका डोज रहेगा 200 mg। उसके बाद 100 mg ट्वाइस अ डे, यानी दिन में 2 बार, एक बार मॉर्निंग में एक बार इवनिंग में 100 mg देनी है। इसका डोज रहेगा 7 से 14 दिन के लिए, और हमेशा इसको खाने के बाद ही यूज किया जाता है। अगर एक्ने वल्गारिस में इसका डोज की बात करें तो 100 mg ट्वाइस अ डे, यानी दिन में 2 बार 100 mg का डोज जो रखना है वो रखना है 10 दिन तक, 7 से 10 दिन तक। उसके बाद 50 mg BD, यानी 50 mg 2 बार या दिन में एक बार 100 mg दे सकते हैं, ठीक है। जब भी डॉक्सीसाइक्लिन का यूज किया जाता है तो उस दौरान पानी ज़्यादा पीना चाहिए, ठीक है, जिससे जो पेट में सूजन वूजन आने की दिक्कत रहती हैं तो वो समस्या कम हो जाती हैं। ऑलराइट, तो ये आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं इसका बच्चों में क्या डोज रहता है। तो सबसे पहले ये छोटे बच्चे जैसे शिशु और जो बच्चे जिनकी एज 8 साल से कम की होती है तो उनमें इसको नहीं दे सकते,
लेकिन ऐसे बच्चे जो 8 साल या इससे ज़्यादा के हैं तो उनमें इसकी जो डोज रहती है वो 2.2 mg पर kg के हिसाब से पर डोज में दी जाती है, ठीक है। यानी इसका किसी का वेट है 20 kg, तो 20 इंटू 2 जो भी यहाँ पे निकलेगा उसके हिसाब से एक डोज दे दिया जाएगा, जो कि फिर अगर अगला डोज देना है तो 12 घंटे बाद इसका डोज दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका डोज किया जाता है। अब जानते हैं डॉक्सीसाइक्लिन की फार्माकोकाइनेटिक डेटा के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे इसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है। तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो होती है 100% होती है। अब आप क्वेश्चन करोगे कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, तो इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप बस अभी इतना ध्यान रखो कि जब हम किसी दवाई को देते हैं, ठीक है, तो उसका कुछ मात्रा मेटाबॉलिज्म होता है। मान लो हमने कोई दवाई दी 100 mg की, तो उसका 50% मेटाबॉलिज्म हो गया। 50% मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो 50% ही दवाई है जो कि मेन काम करेगी, ठीक है। तो जो दवाई बची हुई है मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो 50 mg है, तो उसका जो बायो अवेलेबिलिटी निकलेगी कितनी परसेंट हो गई, 50%। तो इसे बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। अगर बायो अवेलेबिलिटी 100% है तो उसका मेटाबॉलिज्म भी लगभग 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी लगभग 100% होती है। और इसकी जो प्रोटीन के साथ बाइंड होती है तो वो होती है 80 से 90%। और इसका मेटाबॉलिज्म नेग्लिजिबल होता है, लगभग 0 होता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म लगभग 0 होता है इसका, इसलिए इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% है। इसकी हाफ लाइफ लगभग 16 घंटे की होती है, इसलिए इसको लॉन्ग एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन की कैटेगरी में रखा गया है। हाफ लाइफ जब हम किसी दवाई को लेते हैं तो उस दवाई का इफेक्ट शरीर में कितनी देर तक रहता है, यानी कितनी देर तक वो शरीर पर काम करती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाफ लाइफ। इसका जो उत्सर्जन है कहाँ से किया जाता है, तो मेनली तो इसका जो उत्सर्जन मल के द्वारा किया जाता है और 40% इसका उत्सर्जन यूरिन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये थी इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टी। अब जानते हैं इसके यूजेस। तो इसका सबसे पहला यूज है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन या चेस्ट इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है। जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जो इन्फेक्शन आते हैं साइनसाइटिस, जिसमें कि कॉमन कोल्ड और एलर्जी की वजह से ऐसे कंडीशंस होते हैं, जैसे नाक में इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाती है, नाक बहती है, शोर थ्रोट हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है, सिर में दर्द होता है। तो ये सब कंडीशंस में साइनसाइटिस बोला जाता है और इसके लिए यूज की जाती है डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। अगला जो यूज है ये भी आरटीआई का ही यूज है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस। तो लंग्स में जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, तो उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ब्रोंकाइटिस, ठीक है। इसके जो लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है और कफ है बार बार होता है, और जो कफ है, कफ में म्यूकस निकलता है, येलो कलर का और ग्रीन कलर का म्यूकस निकलता है। चेस्ट में दर्द होता है, डिस्कम्फर्ट होता है चेस्ट में, ठीक है। अगला आरटीआई जो है वो है ब्रोंक्यूलाइटिस। ये है लंग्स के जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं तो उनमें जो इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूलाइटिस। ये मेनली चिल्ड्रंस में और इन्फेंट्स में होता है। इसके सिम्टम जो होते हैं, कोल्ड होता है और नाक बहती है, स्टबी नोज हो जाती है, कफ हो जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन थी ब्रोंक्यूलाइटिस की। अगला जो यूज है इसका निमोनिया में। निमोनिया में कौन सा, बैक्टीरियल निमोनिया जो होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। तो बैक्टीरियल निमोनिया के क्या करैक्टर होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, तो सबसे पहले इसमें जो फीवर होगा, हाई फीवर होगा, जो कि 105 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होगा, ठीक है। चेस्ट पेन होगा, जब आप खांसोगे या सांस लोगे तो उस कंडीशन में आपका चेस्ट पेन करेगा, सीना दर्द करेगा। और जो कफ में म्यूकस निकलेगा वो ग्रीन और येलो, या कभी कभी उसमें खून भी निकल सकता है, ठीक है। भूख कम हो जाएगी, स्वेटिंग होती है और थकान लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये सब कंडीशंस हैं बैक्टीरियल निमोनिया की। तो बैक्टीरियल निमोनिया में भी इसका यूज किया जाता है। अगला जो इसका यूज है वो है यूटीआई में। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जब कभी भी मूत्र के मार्ग में जब इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। अब इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, तो इसका सिम्टम्स ये हैं कि बार बार टॉयलेट आता है, जब हम यूरिन करते हैं तो उस टाइम पे जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन होते हैं, और जो लोअर पार्ट होता है एब्डोमेन का, ठीक है, यहाँ पर पेन होता है, और कभी कभी इतना खतरनाक हो जाता है उस कंडीशन में यूरिन से ब्लड भी आ जाता है। तो इस कंडीशन में भी डॉक्सीसाइक्लिन का यूज किया जाता है। अगला जो यूज है इसका वो है एक्नी वल्गारिस में। तो इस तरह से जो एक्ने होते हैं, जो कि जिनके हेड ब्लैक भी हो सकते हैं और येलो वाइट हेड भी हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है।
जब कभी भी बैक्टीरिया की वजह से आँख में इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से आँख में जलन होती है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज करते हैं। अगला यूज है इसका गोनेरिया। गोनेरिया एक एसटीडी होता है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ या इन्फेक्शन होता है। तो जब कभी भी सेक्सुअल कांटेक्ट होता है किसी के साथ तो उसके द्वारा ये फैलता है। इसके सिम्टम्स दोनों में अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल में। जैसे मेल में इसका जो सिम्टम्स होता है तो मेल के पेनिस से वाइट कलर का फ्लूइड निकलता है और ऐसा ही फीमेल के वजाइना से वाइट कलर का फ्लूइड निकलता है, ठीक है। और जलन होती है यहाँ पर पेनिस में और वजाइना में भी जलन होती है। तो इस टाइप से कई सारे इसके करेक्टर होते हैं। तो उस कंडीशन में भी गोनोरिया को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बाकी गोनोरिया के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। जितने भी मैं डिसीज़ बता रहा हूँ इस सब के बारे में एक एक वीडियो सबके बारे में डिटेल्स में बनाऊंगा, तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और सिफिलिस भी एसटीआई होता है, ठीक है। ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है जिसमें कि 3 स्टेज होती हैं। पहले स्टेज में होता है सोर यानी अल्सर टाइप हो जाता है, ठीक है। पहले स्टेज में अल्सर जो होगा जेनेटल होगा, यानी जो जननांग होते हैं वहाँ पर हो जाएगा या माउथ में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूरी बॉडी पर हो जाएगा। उसके बाद जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं यानी ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, तो उसमें ही हो जाता है जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो ये है सिफिलिस। अब है क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया भी एक एसटीआई है जिसमें कि पेनिस से डिस्चार्ज निकलता है, वजाइना से डिस्चार्ज निकलता है फीमेल में। और जब टॉयलेट करते हैं, यूरिनेशन करते हैं तो उस टाइम पे जलन होती है। सेम फीमेल में भी ऐसा ही है। और टेस्टिस में भी कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है। और फीमेल में जब पीरियड्स होते हैं तो पीरियड्स के बीच में भी ब्लड आ जाता है। तो ये है क्लेमाइडिया। तो क्लेमाइडिया को ठीक करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। वजाइना से वाइट डिस्चार्ज निकलता है कभी कभी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। अब मलेरिया के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। जब कभी भी मलेरिया हो जाता है तो उसके बचाव के लिए और उपचार के लिए इसका उपयोग करते हैं डॉक्सीसाइक्लिन का। दांतों के इन्फेक्शन में भी इसका यूज करते हैं। प्लेग की बीमारी होती है इसमें भी इसका यूज करते हैं। ये है। और अगली जो बीमारी है उसकी है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर में भी इसका यूज करते हैं। इसके हालांकि इंडिया में नहीं होता, यूएसए वगैरह में होता है। तो इसके जो सिम्टम्स रहते हैं फ्लू-लाइक सिम्टम्स रहते हैं, फीवर होता है, मसल्स पेन करती हैं, वोमिटिंग, नोजिया, फीवर आ जाता है। तो इस कंडीशन में भी इसका यूज करते हैं। टाइफस फीवर या टाइफस ग्रुप जो होता है उसमें भी इसका यूज करते हैं। जिसके सिम्टम्स रहते हैं वही हेडेक, मसल्स पेन और बॉडी फीवर आ जाता है और कमजोरी आ जाती है। तो उस कंडीशन में भी इसका यूज करते हैं। ये भी इंडिया में बहुत कम देखने को मिलता है। अगला जो है क्यू फीवर। क्यू फीवर उन लोगों को होता है जो कि कैटल, गोट वगैरह इनके कांटेक्ट में ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं एब्डोमिनल पेन, चेस्ट पेन, स्वेटिंग एंड ठंड लगती है, कन्फ्यूजन होता है, डायरिया वगैरह हो जाता है, फीवर हो जाता है। तो ये होता है क्यू फीवर। तो क्यू फीवर में भी इसका यूज किया जाता है। अब इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें, वैसे तो इसके वही कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जैसे कि नोजिया एंड वॉमिटिंग, हेडेक, डाइजीनेस और इसकी जॉइंट पेन होता है, भूख नहीं लगती है और माउथ में सॉर्ट्स हो जाते हैं यानी छाले हो जाते हैं मुंह में, ठीक है। और अगला इसका साइड इफेक्ट है वो है ब्लैक हेरी टंग, डायरिया और रेक्टल डिस्कम्फर्ट्स, ठीक है। अब इसकी इंट्रैक्शन की बात करते हैं, यानी किन किन दवाइयों के साथ में इसका यूज नहीं करना चाहिए। तो डॉक्सीसाइक्लिन में डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ, यानी हम इन सब दवाइयों के साथ में इसका यूज करेंगे तो ये इफ़ेक्ट को डिक्रीज कर सकती है। जैसे कि BCG वैक्सीन, कोलेरा वैक्सीन, आयरन का साल्ट या सप्लीमेंट जो होते हैं उन सब के साथ इसका यूज नहीं करना चाहिए। और टाइफॉइड की वैक्सीन होती है उसमें यूज नहीं करना चाहिए। एंटासिड के साथ इसका यूज नहीं करना चाहिए। कैल्शियम सप्लीमेंट्स के साथ और मैग्नीशियम साल्ट के साथ और डेयरी प्रोडक्ट के साथ भी ये इंटरेक्ट कर देती है, इसलिए जब इसका यूज करते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशंस आप याद रख सकते हैं कि इनके साथ इसको यूज नहीं किया जाता है। अब जानते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस इन बॉर्निंग। तो इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस इन बॉर्निंग में जिस किसी को भी हाइपर सेंसिटिविटी रहती है डॉक्सीसाइक्लिन से, ठीक है, यानी एलर्जी रहती है डॉक्सीसाइक्लिन से या किसी और टेट्रासाइक्लिन से, तो उस कंडीशन में नहीं दी जाती, शिशु को नहीं दी जाती। वो बच्चे जिनकी उम्र 8 साल से कम है उनको नहीं दी जाती। प्रेगनेंसी में इसको नहीं दे सकते।
जिस किसी को भी हेपेटिक डिजीज यानी लीवर से संबंधित डिजीज हैं उनको नहीं दी जाती, किडनी से संबंधित रोगों में नहीं दी जाती, और सल्फेट से हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी है उस कंडीशन में नहीं दी जाती। अगर किसी पेशेंट को ओरल कैंडिडाइसिस है, ठीक है, कैंडिडाइसिस है, तो उस कंडीशन में इसको कॉशन के साथ यूज किया जाता है। तो ये थी इसकी कॉशन। इसमें जो रेफरेंसेस यूज किए गए हैं वो है मेडिकल फार्माकोलॉजी, बेसिक फार्माकोलॉजी लेंच की। जो मेडिकल फार्माकोलॉजी की बुक है वो केडी त्रिपाठी की होती है, और लेंच की फार्माकोलॉजी NHS यानी नेशनल हेल्थ सर्विस, ये यूनाइटेड किंगडम बेस्ड है, और उसके बाद US नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। तो ये सब इसके रेफरेंस हैं जिसके बेस पे मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर सकते हैं। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।